वेलकम टू आईएएस दरबार न्यूज डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड 3 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप लास्ट के दोनों एपिसोड को आप लोगों ने देखा होगा और अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल गया है। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका, और मोस्टली सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं बिकॉज हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सेम डे के न्यूज में से निकल करके आ रहे हैं। तो आप तुरंत पढ़ के तुरंत आंसर करते तो जाहिर तौर पर वो सही होगा। अभी एक और फीचर हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट संडे से हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो एक हफ्ते आपको बहुत अच्छे से न्यूज को पढ़ना है क्योंकि उन्हीं न्यूज में से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे संडे को और उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फीचर्स आप लोगों को मालूम है, करंट अफेयर्स में न्यूज के साथ हम लोग उसको जीएस से लिंक करके पढ़ते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं और बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला न्यूज देखते हैं क्या है। आरबीआई का न्यूज है। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वाले खासकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। तो देखिए ये जो न्यूज है ना, ये तो हिंदू की कटिंग ली गई है। आपको इसको नोट डाउन नहीं करना है, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझा ही रही हूँ। तो जो भी हिंदी में आपको टेक्स्ट मिल रहा है, हिंदी में समझाया जा रहा है, आप उसको लिख सकते हैं। क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश में आता है, दैट्स वाई हमें ये कटिंग इंग्लिश में मिलती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या है आज का जो न्यूज़ है। आरबीआई रेजेस रेट्स वल्नरेबल पॉलिसी। देखिए पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाया गया 50 बेसिस पॉइंट तक और अब ये 5.4% हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं। रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट के बढ़ाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। आपको मालूम होगा बट इसको भी हम लोग जानेंगे। हिंदी में मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो जो मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है वो क्या काम करती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी डिटेल में जानते हैं और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। न्यूज़ क्या है, रेपो रेट को बढ़ाया गया है। रेपो दर, हिंदी में भी इसको रेपो दर ही बोलते हैं। अगर कुछ और नाम होगा रेपो का तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं हिंदी में इसको और क्या बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेपो रेट को बढ़ाया गया। आरआर शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, आरआर, इसको बढ़ाया किसने, आरबीआई ने। एक और कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, अगर वो भी बढ़ जाए तो क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेट कहीं पर लगे दैट मीन्स क्या है, वो दर है। कैसा दर है, इंटरेस्ट रेट। आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। तो ऐसा है, मैं आपको पैसा दे रहा हूं लेकिन मेरे को इस पे 5% इंटरेस्ट चाहिए। तो आप जितना पैसा लिए होते हैं ना उससे ज्यादा पैसा आपको रिटर्न करना होता है। तो भाई यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट किस पे लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है वो जानिए। एक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेन बैंक आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरे कई छोटे छोटे बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई के अंडर में आते हैं, आरबीआई की निगरानी में आते हैं, जैसे कि एसबीआई मान लीजिए, है ना, और बहुत सारे हैं, ओरिएंटल बैंक है, इलाहाबाद बैंक, बहुत सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो ये सारे कई सारे बैंक हैं। अब देखिए क्या होता है, आरबीआई ने बोला कि हमने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, रेपो दर बढ़ा दिया। अब इस पे कितना बढ़ाया गया, 0.50 बेसिस पॉइंट, बहुत हल्का सा बढ़ाया गया। तो अब एसबीआई जब आरबीआई से पैसा लेगी, एसबीआई जो लोगों को पैसा देती है, ये आप हैं, ये पीपल है, ठीक है। एसबीआई जो लोगों को पैसा देती है तो अपने घर से तो लाती नहीं है, ये भी किसी से उधार लेती है। तो अब एसबीआई जाती है आरबीआई के पास कि आप हमें पैसे दीजिए ताकि हम बाहर पैसा दूसरों को दे सकें। एसबीआई जब पैसा मांगेगी आरबीआई से, उस पर एक इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देना पड़ेगा। एक इंटरेस्ट रेट आरबीआई को चुकाना पड़ेगा। किसको, एसबीआई को चुकाना पड़ेगा आरबीआई को। इसी को कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर। लिख लीजिए, रेपो दर क्या है, जो बैंक इंटरेस्ट रेट पे करेगी आरबीआई को, यानी एसबीआई ने, किसी भी बैंक ने जो पैसा आरबीआई से लिया होगा। अब ये कानून हो गया अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, 3 महीने के लिए, कि भाई अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेगी तो इतना रेपो दर 5.4% का रेपो दर उसको चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा।
अब ध्यान से सोचिए इसको, आप कहीं गए पैसा लेने के लिए सूद पे। अब पहले वहां पे सूद 2% का लग रहा था, अचानक से उस आदमी ने बोला भाई ऐसा है मैं आपसे 5 रुपए लूंगा, 5% लूंगा सूद, इंटरेस्ट। अब अगर वो इंटरेस्ट 5% हो गया जो पहले 2% पर था, तो आप क्या होगा, डर जाएंगे और आप कम पैसे लेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि आप 5% का इंटरेस्ट रेट चुका सकें उसको। अब क्या होगा, एसबीआई क्या करेगी, कम पैसे लेगी। एसबीआई क्या करेगी, कम पैसे लेगी। फिर से समझिए, तो एसबीआई के पास जब कम पैसे होंगे तो एसबीआई जो पीपल हैं, एसबीआई की एग्जांपल दे रही हूं, प्लीज हिंदी मीडियम वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है, आप लोग वर्ड को बहुत पकड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एसबीआई यानी स्टेट बैंक के पास ये ऑप्शन है। जो भी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, मैं सबकी बात कर रही हूँ, इसके पास जब कम पैसे होंगे तो बैंक लोगों को भी वो कम पैसे देगी। ये डिक्रीज का साइन है और ये इंक्रीज का साइन है, ये घटने का साइन है और ये बढ़ने का साइन है, याद रखिएगा। अब लोगों के पास जब कम पैसे गए, आपके पास पहले थे 100 रुपए, अब आपको गवर्नमेंट जो बैंक है वो सिर्फ 80 रुपए दे रही है, तो क्या होगा, आप मार्केट में कम पैसे खर्च करेंगे ना। आपके पास अचानक से भी 1 लाख रुपए आ जाए, आप गए फटाफट टीवी खरीदा, स्कूटी खरीदा, जो मना है वो खरीदा, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए आने वाले थे बट आपके पास 50,000 रुपए ही आए, तो आप क्या करेंगे, कम पैसे खर्च करेंगे। कहाँ, मार्केट में। ध्यान दीजिएगा, पूरी इकोनॉमी जो है इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द मार्केट। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र आपको इसलिए पढ़ना है ताकि अर्थव्यवस्था को आप चला सकें, व्यवस्थित कर सकें। तो आपकी जो मार्केट है उस मार्केट में पैसे का आदान प्रदान कैसे होगा, मार्केट स्टेबल कैसे रहेगा, सुव्यवस्थित कैसे रहेगा, उसी के लिए ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। तो रेपो रेट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, वो दर जो बैंकों को चुकाना पड़ता है आरबीआई को, ठीक है, ये दर बढ़ा दिया गया है। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, चूंकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये आरबीआई है, इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको क्या बताया था, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो दर जो है, थोड़ा इसको हिंदी में सर्च करेंगे क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो दर को, ठीक है। ये उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तो अब मार्केट से पैसा वापस खींचना है, किसको, आरबीआई को। आरबीआई का पता है आपको एक काम क्या है, आरबीआई पैसे को कंट्रोल करती है मार्केट में, ठीक है ना। इन्फ्लेशन का नाम सुना है आपने, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको एकदम अगर लेमन टर्म में समझेंगे ना, देखिए आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कई बार कि आपको लगता है हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी करें मतलब शब्द भारी होने चाहिए, और शब्द भारी हो मतलब समझना है तो बात वहीं की वहीं पड़ जाएगी। तो मुद्रास्फीति का सिंपल सा मतलब होता है महंगाई। क्या होता है, महंगाई, इसको याद रखिए। अब ये जो महंगाई है, ये जो रेट बढ़ा, इससे क्या होगा, लोगों में अफरा तफरी मचेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग कम खर्चा करेंगे। आप गए खरीदने के लिए 2 लीटर दूध, पहले वो 20 रुपए लीटर मिलता था, आपको 40 में मिल गया। अब वही दूध सेम 1 लीटर 30 रुपए का मिल रहा है, आपको 60 रुपए लग जाएंगे। तो भाई 20 रुपया तो बचाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम कम खर्च करेंगे। तो मार्केट से जब भी पैसा आरबीआई को वापस मंगाना पड़ता है, आरबीआई बोलते हैं ऐसा है अब मेरे को पैसा वापस मंगाना है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ध्यान दीजिए, फिर से मैं समझा रही हूं एक बार। रिवर्स रेपो रेट, इसमें बैंक जो है ये आरबीआई है, ठीक है। बैंक बोलती है, आरबीआई बोलती है बैंकों को कि ऐसा है, आप मुझे पैसा दो, आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है ना आप वो मुझे दे दो, इस पे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 5% का। देखो अब इंटरेस्ट कौन दे रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है, किसको, बैंक को। अब यहाँ पे पैसा जमा कौन कर रहा है, बैंक जमा कर रहा है। फायदा किसका हो रहा है, बैंक का हो रहा है। पहले ये दर मान लीजिए 4.5% था, तो बैंक क्या बोलती है, यार मैं आपको जो पैसा दूंगा उससे अच्छा है कि मैं लोगों को पैसा दे दूं, लोग मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोग मेरे को 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। आरबीआई बोलती है अच्छा चलो मैं तुम्हें 5.5% का इंटरेस्ट दूंगा, तुम वो पैसा मेरे पास दो। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अगर बैंक लगातार पैसा मार्केट में देती जाएगी तो लोगों के पास पैसा बढ़ता जाएगा और महंगाई एक ऐसी लिमिट में पहुंच जाएगी जहां पे पूरी इकोनॉमी
पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो क्रैश हो जाएगी। आपने कई जगह पर देखा होगा, ऐसा होता है कि महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि वहां पे सारी चीजें, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बचती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगी, आरबीआई फटाफट बोलेगी ऐसा है मैं तुमको 5.5% दे रहा हूँ, ये पैसा तुम मेरे पास दो। बैंक को लगता है ये तो बहुत बड़ा फायदा है मेरा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस मेरा पैसा सिक्योर भी है। अब विजय माल्या वगैरह का एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, बैंक पैसा देती है, लोग लेके भाग जाते हैं। लेकिन जब बैंक आरबीआई को पैसा देगी ना, तो आरबीआई तो कहीं नहीं भागेगी, यानी कि बैंक का पैसा भी सुरक्षित है और इंटरेस्ट रेट भी बैंक को ज्यादा मिल रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट जब भी बढ़ाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ट्रिपल आर, याद रखिएगा, ट्रिपल आर और डबल आर। ट्रिपल आर में बैंक का फायदा है अगर उसको बढ़ाया गया तो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, रेपो रेट की। तो रेपो रेट को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। मतलब आरबीआई क्या चाह रही है, आरबीआई चाह रही है कि जो पैसा है वो ज्यादा मार्केट में ना जाए, ज्यादा आरबीआई से पैसे ना ले बैंक, और ज्यादा पैसा आगे ना दे। अब आगे देखते हैं सब हुआ कैसे, क्यों हुआ। अभी कुछ टाइम से जो 2022-23 में 22-23 अभी जो आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें जो शुरू के 3 क्वार्टर थे ना, तो शुरू के जो पहला क्वार्टर था 3 महीने का, उसमें ये देखा गया कि 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, 6% कहाँ से ये तय हो रहा है कि 6% के कम होना चाहिए जो इन्फ्लेशन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो लगातार 6% से ऊपर जा रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई। इस वजह से ये स्टेप लेना पड़ा किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ये तो न्यूज था। अच्छा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों ने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की बात की थी। जिसको भी क्लियर ना हुआ हो, बिल्कुल पैनिक ना हो, मेरा नंबर पता है, उस पर कॉल कर लीजिएगा और मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले समझने की खुद कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको क्या समझाया, ओके। अब आइए इसमें थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इसको बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। केंद्र सरकार एमपीसी को बनाती है, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए एमपीसी। एमपीसी को सरकार बनाती है, किसके नेतृत्व में, आरबीआई के गवर्नर के नेतृत्व में। जो आपके गवर्नर अभी कौन है, अच्छा बताइए मुझे, कमेंट करके फटाफट से बताइए, आरबीआई के गवर्नर इस समय में कौन है, फटाफट। किसी इसमें से किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि रघुराम राजन ही है अभी तक गवर्नर? चलिए फटाफट बताइए कमेंट करके कौन है गवर्नर आरबीआई के, और किसके नेतृत्व में आपकी एमपीसी अभी चल रही है जिसने कि रेपो रेट को बढ़ाया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाता है ताकि, मैंने अभी बताया ना कि ये जो रेपो रेट है इसको मेंटेन किया जा सके, जो आपका ब्याज दर है, ठीक है, नीति ब्याज दर है, इसको मेंटेन किया जा सके और जो महंगाई है उसको एक सीमा में रखा जाए, उसके ऊपर ना जाए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी बैकिंग क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया तो गया, कौन से प्रावधान से बनाया गया, कौन से एक्ट से बनाया गया, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है 1934 का। उस एक्ट के माध्यम से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है, ठीक है। तो ये किस तरह की कमेटी है, एक एडवाइजरी कमेटी है, सलाह देती है, मौद्रिक नीति के ऊपर सलाह देती है, याद रखिएगा। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये पूरा सिस्टम जो बनाया गया, ये क्या करता है, मेंटेन करता है रेपो रेट को घटाना बढ़ाना। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। जो एमपीसी है, लिख लीजिए अगर आपके पास नहीं है कहीं पे, तो एमपीसी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जस्ट वेट, ओके। इसमें लोगों को रखा गया, भाई बोला गया कि 3 लोग आरबीआई से रहेंगे प्लस 3 लोग गवर्नमेंट से रहेंगे, ठीक है ना। 6 लोग मिलकर के इसको बनाए, और ये गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, ये भी सलाह देंगे, और 3 लोग किधर के रहेंगे, आरबीआई के रहेंगे, तो ये भी सलाह देंगे, और दोनों का मिलकर के जो फैसला होगा, जो भी यहाँ पे रूल्स तय होंगे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साल में 4 बार इसकी मीटिंग होती है, 4 टाइम्स एमपीसी की बैठक होती है। ये कमेटी आपस में मिलती है और तय करती है। इसका पता है आपको मेन काम क्या है, इसका काम ये, इसको ये बोला गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि आप जो नीति बनाएंगे उसके बाद जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन याद रखिएगा, इन्फ्लेशन जो है वो 2 ± 4% रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 2 ± 4 का क्या मतलब हुआ, मिनिमम 2%। महंगाई भाई 2% से कम ना हो जाए, 2% तक रहे, एंड
कहां तक? 6%। 2 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 में से 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा ना, और 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। तो 2% मिनिमम और 6% मैक्सिमम आपको रखना होगा, मेंटेन करना होगा। कहां पर? मार्केट में। अगर ऐसा ना कर पाए तो, जिससे लगातार ये 6% से ऊपर जा रहा है महंगाई, इन्फ्लेशन, तो क्या करेंगे? आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा, लिखित में जवाब देना पड़ेगा कि आरबीआई इस महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो नीति बनाती है, उस नीति के हिसाब से जो अपना महंगाई वगैरह है वो कंट्रोल रहना चाहिए। अगर नहीं रह पाता है तो फिर आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा, ऐसा क्लियर कट बताया गया है। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे कई सारे टर्म्स हैं, उसको हम लोग डिटेल में आगे भी देखते चलेंगे, आता रहेगा। सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के सेक्शन में। अभी आप याद रखिए कि सारे इकोनॉमी के टर्म्स हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया कंपोजिशन, जो मैं बात कर रही थी अभी, कि क्या कंपोजिशन है। 3 गवर्नमेंट से लोग रहेंगे और 3 आरबीआई से लोग रहेंगे। ठीक है। इसमें 3 में गवर्नर इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अभी तक मैंने आपको कई बार इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य आखिर में है क्या, मौद्रिक नीति का क्या काम है। व्यापार चक्र को स्टैब्लिश करना, स्थिर रखना, उचित मूल्य स्थिरता प्रदान करना। भाई ऐसा ना हो कि एकदम पता चला कभी दाम आज पेट्रोल का 200 रुपया हो गया और कल जाकर के 100 रुपया हो गया, इस तरीके से मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि कुछ भी रैंडम प्राइस होता रहे। तेजी से आर्थिक विकास प्रदान करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, याद रखिए हर एक सिस्टम जो काम कर रही है इकोनॉमी में, वो क्या चाहती है? वो ग्रोथ चाहती है, वो विकास चाहती है। चाहे वो कोई सरकार है, चाहे वो बैंक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी कंट्री में मौजूद है, हर कोई ग्रोथ चाहता है। उसको कैसे मेंटेन किया जाए? और एक्सचेंज रेट स्टैब्लिश रहना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए एक्सचेंज रेट में। ठीक है। एक्सचेंज रेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी को आप रुपए से बदलते हैं वो स्टेबल होना चाहिए, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। उसका भी काफी प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है ना। अब मैंने आपको इन शॉर्ट सारा समझा ही दिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, बस जिसको लिखना है प्रॉपर इस पूरे पीपीटी के माध्यम से इसमें रोक करके अपना लिख सकते हैं कि इसका क्या काम है, क्या कब इसका बैठक होता है। देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है कोरम। इसके कोरम में 4 सदस्य का होना बहुत जरूरी है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम स्ट्रेंथ, है ना। मतलब अगर इसमें 6 लोग हैं तो भाई अगर बैठक में मान लीजिए कितने लोग नहीं आएंगे तब भी बैठक हो जाएगी। 4 लोगों का रहना जरूरी है, अनिवार्य है, तभी वो बैठक होगी, नहीं तो वो बैठक नहीं होगी। तो कहीं पे भी जब आप कोरम का नाम आ जाता है ना, तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम स्ट्रेंथ। उसमें जितने लोग हैं उसमें मिनिमम इतने लोग होंगे तभी बैठक होगी। ओके। और कभी अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग गवर्नमेंट के, 3 लोग आरबीआई के, कोई चीज पर वोटिंग होती है और टाई हो जाता है, मतलब कि अब बीच में आ गया मामला, तो अब क्या करेंगे कि उस पर जो गवर्नर है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका वोट निर्णायक होगा। अब अगर गवर्नर ने बोल दिया कि भाई पॉलिसी रेट बढ़ेगी और उस पर गवर्नर ने, जैसे कि सभी लोगों ने बोला 3-3 वोट गया, अब टाई हो गया, 3 लोग वोट दे रहे हैं कि पॉलिसी रेट नहीं बढ़ना चाहिए, 3 वोट कर रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। अब क्या करें? तो अब आरबीआई के गवर्नर जिस पर वोट कर देंगे कि हाँ बढ़ना चाहिए तो बढ़ जाएगा, बोलेंगे नहीं बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ेगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। 2016 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, सारा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके। तो अब इतना आपको मैंने मेहनत से समझाया तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। और आप लोग की आज लकी है, आपका आंसर भी इसमें लिखा ही हुआ है। खैर ठीक है, कोशिश कीजिए। पहला स्टेटमेंट था क्या? इट इज स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कल आपको मैंने बताया था ना कि स्टैट्यूटरी कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। मैंने बोला था कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी एक्ट से बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी कमिटी बोलते हैं। ठीक है। मतलब स्टैट्यूटरी बनी हुई है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके बनाया जाए तो वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, जिसमें कोई आर्टिकल नया जुड़ता है। तो ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच इज यूज्ड इन मार्केट स्टेबलाइजिंग। कि ओएमओ जो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, वो एमपीसी का एक ऐसा उपकरण है जिससे कि आप बाजार को स्थिर रख सकते हैं।
तो ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है ना, बाजार को स्थिर करने की बात हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, विकास की बात हो, वो सही होगा। देख लीजिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। जो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके लिए इसको लाया गया, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है, चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज द प्राइम मिनिस्टर। क्या इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? क्या पूरी डिस्कशन में मैंने कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम लिया है? नहीं लिया है। जाहिर तौर पर पता हो या ना हो, भाई प्रधानमंत्री इसमें नहीं है, गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है ना। तो सही इसका जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा गेस्ट ट्रेनिंग भी देती हूँ यहाँ पे। जैसे कुछ लोग हैं जिनको कि मान लीजिए मालूम है कि यार मैम ने कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। कंफर्म हो गया ना, तीसरा गलत होगा। अब आइए आप जब यहाँ पे आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, तो ऑप्शन में आप देखिए कि क्या है, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3 एंड 1 and 2। हम देख रहे हैं जहां जहां पर 3 है ना, 3 है, उसको हमें काटना है। क्यों? बिकॉज तीसरा स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो फटाफट पहला काट दिया, दूसरा काट दिया, तीसरा काट दिया, बचा कौन? डी। आंसर इज डी। ओके, तो ऐसे हम लोग और अभी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे संडे में, जब हमारा ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कशन होगा। तो बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया मॉनेटरी पॉलिसी पर। आइए दूसरे न्यूज पे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टिकिंग द कमिटमेंट्स, स्टिकिंग टू कमिटमेंट्स क्या कहा जा रहा है? स्टिकिंग मतलब उस पर टिके रहना, वहां से हटना नहीं। मैंने कहा मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, हम उससे स्टिक हो गए, हम उससे जुड़ गए। अब इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस सोच से दूर नहीं कर सकती कि मुझे आईएएस बनना है। याद रखिएगा, अगर आपको कमिटमेंट करना होता है ना, तो कमिटमेंट तब कीजिए जब आप उसको तोड़ नहीं सकते। अगर आपको तोड़ना है, आपको भरोसा ही नहीं अपने ऊपर कि आप आईएएस बन सकते हो, तो फिर कमिटमेंट किस बात का? और अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे बनना है, तो आपको बनना है, क्योंकि जो रैंक 1 लाता है ना, उसको ये नहीं पता होता है कि उसका रैंक 1 आने वाला है। प्लीज याद रखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके की इमोशंस बढ़ते घटते रहते हैं। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आपको एक चीज बस पता होना चाहिए कि मैं इस साल में आईएएस बन के रहूंगा। वो साल तय कीजिए, आपका 2023 का साल है, 24 का साल है, 25 का साल है, जो भी साल है फिक्स कीजिए और बस एक स्टेप आगे बढ़ाइए। आप अपने पूरे दिन में बस एक कदम आगे लेके जाइए कि आज मैं इस न्यूज को पढ़ रहा हूं, मुझसे एक भी सवाल पूछा जाएगा आज से 1 महीने के बाद, तो मैं जरूर बता दूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मौद्रिक नीति समिति क्या है, रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर, अगले न्यूज पर चलते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, कैसे चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, एनवायरनमेंट किस तरफ जा रहा है, लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए कौन है जो काम कर रही है? क्या सभी लोग पूरे विश्व में सोए हुए हैं? क्या किसी को यह अंदाजा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? और अगर अंदाजा है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए यहाँ पे हम बात करेंगे COP 26 के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जो 2015 में हुआ था, और अभी हाल में जो न्यूज आ रहा है वो 27वें COP के बारे में है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट क्लास में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 27वां जो हो रहा है COP 27, वो कहां पर हो रहा है? इजिप्ट में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इजिप्ट में होगा, शर्म एल शेख इजिप्ट में, नवंबर में होगा। ठीक है ना, इसीलिए अभी से न्यूज शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवंबर में जब मीटिंग होगी ना, तो सारे देश अभी से तैयारी में जुट गए हैं कि जब जाएंगे मीटिंग में तो क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या हमने जो कमिटमेंट बोला था क्या हमने पूरा किया। तो उसके लिए सभी लोग अभी से टेंशन में, और इसलिए लगातार ये न्यूज में आता चला जा रहा है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, पेरिस एग्रीमेंट पर थोड़ा सा बात करते हैं आज। जो पेरिस समझौता हुआ था वो क्या हुआ था? COP 21, ठीक है, 2015 में COP 21 हुआ था, जहां पे सारे लोग मिले थे, बैठक हुई थी, 185 देश इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने उसको अपनाया था कि हाँ हम पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं। और भारत ने भी, देखिए 2015 में मीटिंग हुई, भारत ने 2016 में इसकी पुष्टि भी कर दी और साइन भी कर दिया, हस्ताक्षर भी कर दी और इसकी पुष्टि भी कर दी, यानी कि साइन भी कर दिया, रेटिफाई भी कर दिया कि हम पूरी तरीके से सहमत हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम इसको बचाने के लिए जो भी कर पाएंगे हम उसको जरूर करेंगे। और जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा जो यहाँ पे कारण देखा जा रहा है वो ग्रीन हाउस गैस को देख रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं।
आप लोग जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना, पर्यावरण, तो वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए, उसके लिए कुछ कमिटमेंट्स रखे गए थे COP21 में, और ये तय किया गया था कि भाई जो ये लगातार टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, तापमान जो बढ़ रहा है, उसको हम कम करेंगे कैसे भी करके, 2 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे ही रखेंगे। हालांकि प्रयास तो 1.5 डिग्री तक रखने का था, लेकिन अब ये है कि कम से कम भाई 2 डिग्री से नीचे तो रखो, नहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। उससे क्या होगा पता है आपको, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो धीरे धीरे करके हर तरफ गर्म होता जाएगा पूरा माहौल, राइट। गर्म होगा तो ग्लेशियर जो है ना, बर्फ जो है, बर्फ पिघलने लग जाएंगे। बर्फ जैसे ही पिघलने लग जाएंगे तो आपका जो समुद्री स्तर है ना, समुद्र का जो स्तर है, सी लेवल है, वो राइज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और उससे क्या होगा कि जो समुद्र, जो आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, या जो भी ऐसे शहर हैं जो समुद्र तट पर हैं, वो सबसे पहले खत्म होने लग जाएंगे। क्यों? सी लेवल राइज होगा, वहां पर पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वहां के सारे लोग, सारी व्यवस्था, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन ही नहीं बचेगी, वहां समुद्र में समा जाएगी। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे विश्व के ऊपर, और इसीलिए टेम्परेचर को कम करना बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। और पेरिस एकॉर्ड जो था, पेरिस समझौता जो था, वो उसी को लेकर के बात करता है। तो आप सभी लोग अपना पूरा नोट्स इस पर लिख लेंगे, बहुत डिटेल में पूरा कवरेज दिया गया है, अच्छे से इसको लिख लेंगे। एग्रीमेंट में किस चीज का टारगेट था? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा 20% तक। उसके बाद जो रीन्यूएबल एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको कि ये अक्षय ऊर्जा, जिससे कि कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है ना, और उससे क्या होता है, रीन्यूएबल है, वो उसको फिर से बार बार उसको बनाया जा सकता है, उसके शेयर को बढ़ाएंगे, 20% तक बढ़ाएंगे। उसके बाद एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे 20% तक, एनर्जी इफिशिएंट करेंगे। आपने देखा है ऐसे एसी आता है ना, देखते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाले एसी आते हैं। तो 5 स्टार का मतलब क्या होता है? 5 स्टार का मतलब होता है कि वो एनर्जी कम लेगा, कम बिजली में ज्यादा ठंडा करेगा वो। तो एनर्जी इफिशिएंट जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको लगाएंगे। यही 2020 का टारगेट था हमारा, और 2020 में ये इम्प्लीमेंट भी होना था। हालांकि इस पे काम चल रही है, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है एनडीसी का, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। नेशनल जो देश हैं वो डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे उनका योगदान कितना होगा। वर्ड को 3 बार पढ़ेंगे ना तो वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें सारा कुछ बनाया गया कि भाई जो कंट्रीब्यूट है वो 5 साल तक किया जाएगा, और इसमें हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा, ये कंट्रीब्यूशन बाध्यकारी नहीं है। जैसे बहुत सारे अभी आप लोग एग्रीमेंट पढ़ेंगे जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं। किगाली एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे, किगाली एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूशन है। आपसे क्या बोलते हैं, भाई हम भंडारा कराने जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान दो। तो योगदान जो होता है वो बाध्यकारी नहीं हो सकता। नहीं हम भंडारा करा रहे हैं, तुमको 100 रुपया देना ही पड़ेगा, नहीं तुमको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं करते ना भाई। हम जा रहे हैं, भगवान के नाम पे देना है, दे दो। वैसे ही यहाँ पे ये जो कंट्रीब्यूशन है वो एक योगदान है। जब भी हम लोगों को अपने ऊपर छोड़ते हैं ना कि भाई तुम डिसाइड करो क्या सही क्या गलत, तो ये हमेशा देखा गया है, ज्यादातर देखा गया है कि वो गलत नहीं चुनते, वो सही ही चुनते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि तुम डिसाइड करो तुमको आईएएस बनना है कि नहीं, तो आप क्या चुनोगे? हाँ मुझे बनना है। तो हमेशा आप सामने वाले के ऊपर छोड़िए कि उसका जो भरोसा है ना, उसकी जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो क्या कहता है। तो जो देश हैं, जितने भी विश्व में अलग अलग देश हैं जो चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, बचाया जाए, वो जब उनके ऊपर छोड़ा जाएगा ना तो वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिससे कार्बन एमिशन कम होगा, वो अपने आप पे खुद ऐसे अच्छे अच्छे काम करेंगे जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकेगा। ओके तो इस पे आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कंट्रीब्यूशन आर लीगली बाइंडिंग। बताइए जल्दी, है क्या? द कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 ईयर टू यूएनएफसीसी। हर 5 साल में यूएनएफसीसी को रिपोर्ट करेंगे नेशनल कि भाई कितना उन्होंने काम किया।
करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, जल्दी से बताइए। दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, क्या है? आपको स्टेटमेंट कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए जल्दी से। अगला न्यूज है डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर। हम लोगों ने इसको भी एक बार बात किया था इस पे। बीएन श्रीकृष्ण कमेटी, बीएन श्रीकृष्ण कमेटी किस पर है? डाटा प्रोटेक्शन पर। पूरी एक रिपोर्ट लेकर के आई है कई सारे पेजेस में, भाई डाटा प्रोटेक्शन करो, ऐसे कैसे हमारा डाटा कहीं और भी चला जाए। जैसे कि आपका आधार कार्ड मेरे पास आ जाए और उसमें आपके आधार कार्ड को एकदम पब्लिश कर दूं, सबको बांट दूं, अब क्या होगा? आपके पास हर दूसरे दिन एक कॉल आएगी, मेरे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, किसी कॉल आएगी मेरे यहाँ पे ये किताब खरीद लो, किसी कॉल आएगी मेरे यहाँ से LIC करवा लो। तो जैसे ही आपका डाटा कहीं जाता है वैसे ही आपका जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे भाई देखो, जो भी मेरे क्लास के बच्चे हैं सबका नंबर मेरे पास है, अब उनकी प्राइवेसी चली गई है। क्यों? उनको धमकाने के लिए कभी भी कॉल चली जाती है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, डायरी क्यों नहीं भर रहे हो। तो जैसे ही आपका डाटा जो है वो, मान लीजिए आप गए अमेजोन पे, आपने खरीदारी करी, वहां पे अपना डाटा डाला, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये वो उल्टा पुल्टा, और आपने उसमें भाई अकाउंट डिटेल भी डालते हो पेमेंट करने के लिए। अब वो डाटा मान लीजिए बाय चांस, कोई करता नहीं है, इमेजिन की लीक करके किसी बाहर के चाइना में भेज दिया जाए, ठीक है ना, चाइना में जाके दिया जाए, भाई ऐसा है भारत में बड़े पैसे वाले लोग हैं, जाओ डाटा का यूज करो। चाइना की एक कंपनी है उसका डाटा खरीद लेती है और अब वो चली आपको परेशान करने के लिए। हालांकि वो परेशान नहीं करती है, प्रोडक्ट बेचना चाहती है कि तुम मेरे यहाँ से कूलर खरीद लो, तुम मेरे यहाँ से AC खरीद लो। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो एक इंसान है, पीपल है, परेशान हो जाएगा, सोचेगा यार मैं तो अपना डाटा कहीं दिया नहीं है, मैं सिंपल एक शॉपिंग करी, अब मेरे पास इतने कॉल कैसे आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? ये जो व्यक्ति है वो परेशान हो जाएगा। तो डाटा प्रोटेक्शन जरूरी है कि नहीं? वही भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने सारे इंटरनेट यूजर हैं, हर आप लोग देखते हैं, आप मोस्टली तो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, पढ़ना ज्यादा हो तो नहीं, बनना है IAS, लेकिन हम चलाएंगे 80% टाइम फेसबुक का। बोलते टाइम नहीं है मैम, टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी उनको देखो तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखते हैं फट से, है ना। तो आप में से ज्यादातर लोग जो भी ये यहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर आप फेसबुक पे हैं, गूगल पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, अमेजोन पे हैं, तो आपका डाटा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, है ना। तो BN श्रीकृष्ण कमेटी जो बनाई गई, जो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, वहां पे भी पूरा रिव्यू आया, उसने यही कहा कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। न्यूज ये है कि लगातार इस पे डिले हो रहा है। जो कानून है, जो बिल लाया गया, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, वो बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। आपने कई सारे प्रावधान ले आए कि भाई हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किसको बोला जा रहा है? सरकार को बोला जा रहा है। सरकार को बोला जा रहा है कि आप जो डाटा प्रोटेक्शन है उस पर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द जो व्यक्तिगत डाटा है, जो महत्वपूर्ण डाटा है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, बाहर लेके ना जाएं लोग, क्योंकि भारत में एक ऐसा देश है जहाँ पे लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया आपको, इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डाटा संरक्षण बिल के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में घोषित किया था कि निजता एक मौलिक अधिकार है। पुट्टुस्वामी जजमेंट जब आया था 2017 में, वहां पर यह कहा गया था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रट जाइए। सही अगर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब सही है कि नहीं आपको बताना है, हालांकि स्क्रीन पर आपको आंसर दिख ही रहा है तो पता चल जाएगा कि ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, जस्टिस BN श्रीकृष्ण कमेटी इज बेस्ड ऑन द डाटा प्रोटेक्शन। जो BN श्रीकृष्ण कमेटी है उसने डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर अपना रिपोर्ट दिया था, डाटा संरक्षण के ऊपर अपना रिपोर्ट दिया था। तो याद रखना है, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि BN श्रीकृष्ण कमेटी इज रिलेटेड टू, ओके। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट आपको इसको याद रखना है, प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। कोई भी व्यक्ति आपकी प्राइवेसी को अगर मेंटेन नहीं करता है, उसको वायलेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे जा सकते हैं कि भाई मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरा प्राइवेसी का हनन हुआ है, ओके। अगला न्यूज है टाइगर प्रोटेक्शन के ऊपर। टाइगर, अब जैसे बहुत सारे लोग जो नए नए आए हैं UPSC की तैयारी में, उनको काफी आम लगता है ना, यहाँ ये जानवर है, ये इंसान है, ये पक्षी है, ये पशु है। आपको पता है एनवायरनमेंट में जो ये एनिमल्स हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। ह्यूमन बीइंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल को हार्म नहीं कर सकते। आप लोग देखते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे क्रूएल केसेस देखती हूँ मैं रोज,
बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ शॉप होते हैं ना, चिकन शॉप, आप जाते हैं चिकन खरीदने के लिए, आप देखते हैं जो चिकन है, जो मुर्गी है ना, उसको बांध के रखते हैं, मतलब उसको सजाया हुआ है कि भाई देखो इधर चिकन मिलेगा, देखो, उसको बांध देते हैं, बेचारी डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, और शो पीस की तरह उसको लगा देते हैं। इट इज अ क्राइम। उसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया जा सकता है कि भाई तुम एक पक्षी को, प्यारी सी वो है, मुर्गी है, उसको तुम कैसे ऐसे टॉर्चर कर सकते हो। तो ऐसे किसी भी पशु पक्षी को टॉर्चर करना एनवायरनमेंट की दृष्टि से एक क्राइम है। इसके लिए कई सारे कानून बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज टाइगर प्रोटेक्शन की। आइए देखते हैं टाइगर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से काम किए गए, स्टेप्स लिए गए हैं। टाइगर जाहिर तौर पे एक यूनिक एनिमल है और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके लिए एक टाइगर डे भी बनाया गया है, 29 जुलाई को टाइगर डे भी बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। बाघ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो सूची, अनुसूची 1 है, उसमें रखा गया। अनुसूची 1 क्या है? खैर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो बाघ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का आया था, वहां पे टोटल 6 अनुसूची है। 6 में पहला अनुसूची जी है, अनुसूची ये बताता है कि इस अनुसूची में जिस भी प्राणी को रखा जाएगा, पशु पक्षी को रखा जाएगा, उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मतलब वहां पे आप कोई भी ना उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना रैंडम इंपोर्ट कर सकते हैं, ना उनको कोई किसी भी तरीके का हार्म कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो आपके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो बाघ को किसमें, जो टाइगर है इसमें किसमें रखा गया है? अनुसूची 1 में रखा गया है। इसको याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बाघ अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है ना। IUCN में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। IUCN जो है वहां पे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। ये लाल सूची बनाई गई है। यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी है। एंडेंजर्ड का मतलब है कि उसको प्रोटेक्शन देना है। काफी कम संख्या में, मात्र कुछ संख्या है, 100 या कुछ करीब जो बची हुई है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। साइट्स जो है ये लुप्त प्राय जीवों के लिए है। यहाँ पे अपेंडिक्स 1 का मतलब भी वही है, हाईली प्रोटेक्शन। तो ये जो हमने देखा 4 चीजें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, IUCN, साइट्स, टाइगर डे तो खैर हुआ ही। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसमें प्रोटेक्शन की बात होती है और टाइगर को हाईएस्ट प्रोटेक्शन पे रखा गया है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। आपको पता है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने एक शो किया था, स्टेज शो किया था, सेव द टाइगर। सेव द टाइगर पे, और आपको इमेजिन नहीं होगा कि मेरे को 7 मेडल मिले थे, 7 मेडल मिले थे जब मैंने ये पोर्ट्रेट किया कि सेव द टाइगर, वाई वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों टाइगर को सेव करना है और टाइगर की संख्या कितनी बची है, क्या परेशानी है। अब इमेजिन कीजिए 7 मेडल मिले। मतलब जब आप किसी भी प्राणी, पशु पक्षी को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की नजर में, खुद से भी, तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बनाया गया। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है, जो आपकी ये मंत्रालय है पर्यावरण वन जलवायु वाली, वो इसको प्रोटेक्ट करती है। और इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, सेंटर प्लस स्टेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट टाइगर को फाइनेंस करेगी, पैसा देगी, और उससे जो टाइगर है उसको बचाया जाएगा। तो आज के समय में जो अभी हाल ही में पॉपुलेशन बताया गया, कितने पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312। इस तरीके से ये पूरी अभी गणना आई है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है वो बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। इस तरीके कई सारे और भी समिति बनी है, कमेटी बनी है, स्कीम्स बने हैं, उसको आपको याद रखना है। ओके, देखिए जो टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य है, वो कहाँ कहाँ पर है याद रख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट तो याद रखिए ही, और एक दिन में याद नहीं रखना है, लिस्ट बना करके चिपका लीजिए अपने टेबल के सामने। नोट्स में सारा बैठ के छापने मत लग जाइएगा, एक बार में एक जगह पे लिस्ट बनाइए, अपने जहां पढ़ते हैं वहां पे टेबल पे चिपका दीजिए, रोज एक बार उसको देख लीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। हाँ कि रणथंभौर में है, सरिस्का में टाइगर रिजर्व है, राजा जी में टाइगर रिजर्व है। जब एक बार ये याद हो जाए तो फिर ये याद कर लीजिएगा कि ये सारे टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में पड़ते हैं। राजा जी उत्तर प्रदेश में है,
ठीक है, राजा जी उत्तराखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसमें कुछ और डिटेल्स एनटीसीए के बारे में, चूंकि एनटीसीए जो अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये क्या करती है, संरक्षण देती है किसको, बाघ को। कब बनाया गया, 2005 में। थक तो नहीं रहे आप लोग, थक गए होंगे ना बहुत, आज काफी सारा फैक्ट आ रहा है लगातार, थकिएगा मत, बहुत ही पेशेंटली पढ़ते जाइए। आपने अगर एक बार पढ़ लिया ना तो पूरे साल, इवन अगले 5 साल आपको यही पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें एक बार पढ़ ली ना, बार बार वही आएगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा। जैसे अगर आपका नाम जैसे भगवान की बात करते हैं, अभी कॉल आई थी मेरे पास, भगवान है, स्टूडेंट हैं, तो आप भगवान ही रहेंगे, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, आपको थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा। तो आप में से जो भी लोग हैं वो याद रखिएगा, तो एक बार पेशेंस के साथ पढ़ लेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है, उस प्रावधान के तहत इसमें संशोधन किया गया 2006 में। ठीक है, और इसमें कंजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या किया जाए। उसके बाद एम स्ट्रिप्स एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, एक एप्लीकेशन है ये एम स्ट्रिप्स, याद रखिए इसको, इंग्लिश में याद रखना है आपको, अब इसका भी हिंदी में ढूंढने लग जाइए। एम स्ट्रिप्स जो है वो एक मॉनिटरिंग साइट है जहाँ पे मॉनिटर किया जाता है कि कितने बाघ बचे हैं, क्या है, सारा कुछ इसमें देखा जाता है। ठीक है ना, दो एप्लीकेशन है, कैटरेट और एम स्ट्रिप्स, याद रखेंगे ना, कैटरेट इसमें कैमरे से फोटो खींचते हैं, फटाफट फोटो खींचते हैं। स्ट्रिप्स में क्या करते हैं, बाघों के जो शरीर पे जो धारियां होती है ना, धारियों को नोट किया जाता है और उससे पता लगाते हैं कि अच्छा कौन से नए बाघ हैं, क्या है नया टाइगर, ये सब पता लगाते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, आंसर आज सभी के दे दिए गए हैं, बट मैं कल से नहीं दूंगी आंसर, बट पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एनटीसीए के बारे में, एनटीसीए को डेवलप किया गया है, एम स्ट्रिप्स और एक एप्लीकेशन एनटीसीए ने बनाया है, इसके चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है, कमेंट कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, बाकी आंसर तो लिखा ही हुआ है आपके पास। अगला न्यूज है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वेलकम कीजिए हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट का, जगदीप धनखार जी क्या है, नए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसके पहले कौन थे, वन एंड ओनली आपके वेंकैया नायडू जी। पर्सनली आई फील, मुझे तो बड़े अच्छे वाइस प्रेसिडेंट लगे वेंकैया नायडू जी, एंड आई हाईली रिस्पेक्ट हिम। इतने अच्छे इंसान, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान, और इतने अच्छे तरीके से एक्टिव रहे। ज्यादातर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन वेंकैया नायडू जी जिस तरीके से एक्टिव थे ना, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अब आए हैं हमारे सामने हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखार, इनका स्वागत करते हैं। इनका कार्यकाल शुरू हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट अब इस साल के लिए 2023 के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। आप लोग कहते हैं ना क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यही पढ़िए, वाइस प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़िए। क्यों, नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आए हैं, इलेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, कार्यकाल के बारे में पूछा जा सकता है, आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 56(1) अनुच्छेद 56(1) जो है वो कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए जिसकी की उपाधि 5 साल की होगी। 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, भारत का उपराष्ट्रपति भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रट लीजिए अभी के अभी, भूलना नहीं चाहिए। सपने में कोई उठा के पूछे तो बता दीजिएगा कि सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब बहुत ज्यादा इनकी मतलब रिस्पेक्ट और इनका एक औहदा है भारत सरकार में। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा की, जो राज्यसभा है ना वहां के पदेन सभापति हैं। सभापति कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा, कहाँ का, राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो का मतलब बाय डिफॉल्ट वही होंगे, जैसे कि आप घर के बड़े बेटे हैं, बाय डिफॉल्ट आप बड़े बेटे हैं, कुछ भी कर लो आप बड़े ही बेटे होंगे, आप छोटे नहीं होंगे। बड़ी बेटियां भी, इन शॉर्ट बेटियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम बेटियों की बात नहीं कर रही हैं। तो ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई ना। इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो उसको इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताओ, क्या स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, जो राज्य का विधानमंडल है,
क्या वहां के जो एमएलए वगैरह होते हैं वो भी चुनते हैं क्या वाइस प्रेसिडेंट को? कॉमन सेंस कहता है कि नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा में है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे क्या स्टेट गवर्नमेंट को लोग आएंगे चुनने के लिए? तो स्टेट लेजिस्लेचर से इनका चुनाव नहीं होता है, सिर्फ आपके दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के जो एमपीज होते हैं वही चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 63 का भी जिक्र होता है जिसमें कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे भारत के, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन बन सकता है? आप बन सकते हो क्या वाइस प्रेसिडेंट? देखो आप कब बन पाओगे, आप अगर भारत के नागरिक हो बन सकते हो, आपकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी 35 वर्ष अगर हो गई होगी तो आप यूपीएससी दे ही नहीं सकते, जो भी जनरल वाले से होंगे, ओबीसी वाले। तो अब 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं, और वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल सदस्य हो, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। लाभ के मतलब पता चला कि चलो इधर सरकार में भी हैं, उधर और भी कमा रहे हैं, तो पता चला आप कोई आईएएस ऑफिसर हो और आप उधर लड़ने चले गए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए, उसके पहले आपको रिजाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ना भारत में, वो कहाँ से लिया गया था? वो यूएस के संविधान से लिया गया था, अमेरिकी संविधान से भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, ठीक है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और अभी कौन बन गए हैं, अभी आपको मैंने बता दिया, जगदीप धनखड़ जी। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए, सॉल्व कीजिए, पता लगाइए आप सॉल्व कर पाए कि नहीं। आंसर लिखा हुआ है, सारे स्टेटमेंट सही है इसमें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है ना। और इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमारे क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल ऑप्शन है, कोई परेशानी आती है कॉल करके बताओ कि मैम ये चीज़ एक बार और बता दो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और कमेंट में आंसर जरूर लिखा करो, कैसा लग रहा है वो भी बताया करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।